दोस्तों, जब भी एक रिटेल नया इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोचता है तो बहुत चीजें उसके लिए नई होती हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप जाएंगे तो बहुत सारी कैटेगरीज बटी हुई है, उसके अंदर सब कैटेगरीज बटी हुई हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसको लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट होना लाजमी है। जैसे कि मान लीजिए कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने की सोच रहा है तो सबसे पहले उसे 3 प्रकार के सेक्टर्स में से एक सेक्टर को चुनना होता है कि वो इक्विटी की तरफ जाना चाहते हैं, डेट की तरफ जाना चाहते हैं या फिर हाइब्रिड की तरफ जाना चाहते हैं। इक्विटी में अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा कि आपका पैसा किस प्रकार से ग्रोथ करेगा। यानी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो डायरेक्टली आपके पैसे पर उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा और उसी हिसाब से कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर पॉजिटिवली परफॉर्म कर रहा होगा कंपनी तो आपका पैसा पॉजिटिवली ग्रोथ कर रहा होगा, और अगर कंपनी का परफॉर्मेंस नेगेटिव है तो आपका पैसा भी नेगेटिवली परफॉर्म कर रहा होगा, मतलब कि ग्रोथ कर रहा होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर रिस्क ज्यादा है, किसमें? इक्विटी में, लेकिन यहां पर आपको पोटेंशियल ज्यादा मिलेगा अपने पैसे को ज्यादा ग्रोथ कराने के लिए। क्योंकि मान लीजिए कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो जाहिर सी बात है कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से रेट ऑफ रिटर्न जो है वो फिक्स नहीं है। कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म की और 1 साल में अपना पूरा कैपिटलाइजेशन डबल कर ली या फिर बहुत अच्छा परफॉर्म की तो जाहिर सी बात है आपका पैसा डबल भी हो सकता है। तो यहां पर रिस्क तो है लेकिन आपके पैसे को ग्रोथ भी ज्यादा मिलने की संभावना रहेगी, यानी पोटेंशियल यहां पर ज्यादा है, रेट ऑफ रिटर्न आपको यहां पर ज्यादा मिल सकता है। दूसरी जो कैटेगरी होती है डेट का मतलब कि आपसे यानी रिटेल इन्वेस्टर से सरकारी कंपनीज या फिर सरकार या फिर प्राइवेट कंपनीज जब उधार लेती है तो उसे डेट बोला जाता है, जो कि डिबेंचर्स के माध्यम से या फिर बॉन्ड्स के माध्यम से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के माध्यम से, इस प्रकार से आपसे उधार लिए जाते हैं, चाहे सरकार ले रही हो या फिर सरकारी कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी। अब चूंकि यहां पर आपसे पैसे उधार लिए जा रहे हैं तो आपको एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न ऑफर किया जाता है। तो यहां पर जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा आपको इक्विटी से कम मिलेगा, क्योंकि यहां पर रिटर्न फॉर्म में आपको फिक्स तौर पर दिया जा रहा है। तो यहां पर रिस्क कम है तो आपको रेट ऑफ रिटर्न कम मिलेगा। हाइब्रिड की जब बात की जाती है तो हाइब्रिड में क्या होता है कि जो डेट की फैसिलिटी है और जो इक्विटी की फैसिलिटी है दोनों मिक्सअप होता है इसमें। यानी कि यहां पर जो रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा वो डेट से तो ज्यादा मिलने की संभावना रहेगी लेकिन इक्विटी से आपको कम मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि हाइब्रिड में जो आपका फंड है वो परसेंटेज वाइज एलोकेट किया जाता है इक्विटी में और डेट में। तो यहां पर कुछ आपका फंड जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी लगा हुआ है और कुछ कंपनीज के शेयर्स में भी लगे हुए हैं। तो यहां पर जो कंपनी के शेयर वाला पैसा होगा, फंड होगा, वो डायरेक्टली कंपनी से इंपैक्ट होगा, और कुछ चूंकि आपका पार्ट फंड का पार्ट आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा हुआ है तो वो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपको दिया जाएगा। इस वजह से आपका जो रिटर्न होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है डेट की तुलना में, लेकिन इक्विटी की तुलना में आपका रेट ऑफ रिटर्न कम होता है। तो यहां पर रिस्क की बात करें तो सबसे ज्यादा रिस्क इक्विटी में और सबसे ज्यादा पैसे बढ़ने की संभावना भी इक्विटी में, उसके बाद उससे कम रिस्क हाइब्रिड में, और यहां पर अगर पैसे बढ़ने की संभावना की बात करें तो इक्विटी से कम, और सबसे कम रिस्क जो है वो डेट में है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ये सभी चीजों को लेकर के। तो यहां पर रेट ऑफ रिटर्न सबसे कम है, यानी रिस्क कम है तो आपका रिटर्न भी कम है। अब मान लीजिए कि कोई इन सभी चीजों से अवेयर है और ज्यादा रिस्क लेकर के ज्यादा अपने पैसे को ग्रोथ दिलाना चाहता है, उस कंडीशन में वो इक्विटी को चुनता है। अब इक्विटी एक सेक्टर हमने चुन लिया, अब इसमें भी जब आप अंदर जाएंगे तो बहुत सारे सब सेक्टर्स बने हुए हैं। जैसे कि इक्विटी में जाएंगे तो मेजरली आपको 3 प्रकार के सेक्टर्स देखने को मिलते हैं, पहला लार्ज, दूसरा मिड और तीसरा स्मॉल। अब ये लार्ज, मिड और स्मॉल क्या है? तो नाम से आपको पता चला होगा कि लार्ज मतलब सबसे बड़ा, मिड मतलब कि उससे थोड़ा सा छोटा, बीच वाला, और स्मॉल मतलब कि सबसे छोटा। ठीक है, अब ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के नाम से कंपनियां जानी जाती हैं। अब कैप, लार्ज, मिड और स्मॉल तो आप समझ चुके हैं। अब ये कैप क्या है? तो कैप का फुल फॉर्म होता है कैपिटलाइजेशन, यानी कि कंपनीज की जो भी शेयर्स हैं उसका जो इस समय करंट प्राइस चल रहा है उस करंट प्राइस पर टोटल शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और देखा जाएगा कि टोटल उसका कैपिटलाइजेशन कितना है, यानी कि उस कंपनी के शेयर्स की इस समय करंट में वैल्यू कितनी है उसके हिसाब से उसका कैपिटलाइजेशन तय किया जाता है। अब जिस कंपनी के पास ज्यादा पैसा यानी ज्यादा शेयर्स और उसके प्राइस के मल्टीप्लिकेशन से अगर ज्यादा वो अमाउंट निकल करके आ रहा है तो वो लार्ज कैप बोली जाएगी, और अगर लार्ज कैप से कम आ रहा है तो मिड कैप बोली जाएगी, और मिड कैप से भी कम आ रहा है तो स्मॉल कैप बोली जाएगी। अब आपके मन में आएगा कि कोई ना कोई एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी, अमाउंट होगी, जिसके तुलना करके ये बताया जाएगा कि ये लार्ज कैप की कंपनी है, ये मिड कैप की और ये स्मॉल कैप की है। तो जी हाँ, बिल्कुल इस प्रकार से थ्रेशोल्ड वैल्यू है। ऐसी कंपनीज जिनका कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़, ध्यान से सुनिए, ऐसी कंपनी जिसका कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ या फिर इससे ज्यादा है वो लार्ज कैप की कंपनी मानी जाती है। मिड कैप कंपनी की बात की जाए तो ऐसी कंपनी जिसका कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच में है उसे मिड कैप कंपनी के नाम से जाना जाता है। और स्मॉल कैप की जब बात आती है तो ऐसी कंपनी जिसका कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है वो स्मॉल कैप कंपनी के नाम से जानी जाती है। अब यहां पर भी रिस्क फैक्टर लगे हुए हैं। जैसे कि लार्ज कैप की बात की जाए
तो यहां पर जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो छोटे मोटे खबरों से या फिर छोटे मोटे सिचुएशन से वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं होता है या फिर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है। तो यहां पर रिस्क कम है। अब चूंकि रिस्क कम है तो रिस्क जहां पर कम होगा वहां पर रिटर्न आपको कम देखने को मिलेगा। मिड कैप की जब बात की जाती है तो वहां पर रिस्क ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कंपनी का कैपिटलाइजेशन यहां पर कम है। अभी आगे और डिटेल में आप समझेंगे। और सबसे ज्यादा रिस्क की जब बात आती है तो वो किस में है? वो स्मॉल कैप में है। अब यहां पर थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं लार्ज कैप में कैसे रिस्क कम है। जैसे देखिए ये सारे मैंने आपको बताया कैटेगरी, ये इक्विटी के अंतर्गत आते हैं। इक्विटी का मतलब कि जो आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो डायरेक्टली कंपनी के परफॉर्मेंस से इंपैक्ट होगा, यानी डायरेक्टली कंपनी का परफॉर्मेंस जिस प्रकार से होगा आपका पैसा उसी प्रकार से ग्रोथ कर रहा होगा। अब मान लीजिए कि कोई लार्ज कैप की कंपनी है, मान लीजिए उसका कैपिटलाइजेशन 40,000 करोड़ है, क्योंकि कंडीशन ही है कि 20,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। मान लीजिए उस कंपनी का XYZ कोई भी कंपनी है, उसका कैपिटलाइजेशन 40,000 करोड़ है। अब मान लीजिए कि 50 करोड़ ऊपर नीचे हुआ, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, तो 50 करोड़ का 40,000 करोड़ का अगर 50 करोड़ अगर आप कितना परसेंटेज रखता है उसको निकालेंगे तो बहुत कम वैल्यू आएगी। लेकिन वहीं पर अगर कोई मिड कैप कंपनी है जिसका कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच में होगा, मान लीजिए कोई कंपनी है ABC जिसका प्रॉफिट मान लीजिए 50 करोड़ हुआ, ध्यान से सुनिए, जिसका प्रॉफिट मान लीजिए 50 करोड़ हुआ या फिर लॉस 50 करोड़ हुआ, तो 5,000 का 50 लॉस या फिर 50 करोड़ प्रॉफिट, उसका परसेंटेज आप निकालेंगे तो लार्ज कैप से ये ज्यादा परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से। वहीं एक स्मॉल कैप मान लेते हैं जिसका कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे होगा, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि उसका कैपिटलाइजेशन 1,000 करोड़ है। अब उस पर अगर 50 करोड़ का प्रॉफिट या फिर 50 करोड़ का लॉस होता है तो इसमें परसेंटेज वाइज में आपको ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो चूंकि छोटी कंपनियों के पास पैसे भी कम है और इस वजह से अगर उस पर प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है तो परसेंटेज में वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है। वहीं बड़ी कंपनियों के पास चूंकि कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, तो अगर छोटा मोटा लॉस या फिर छोटा मोटा प्रॉफिट तो उस पर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन कम होता है, क्योंकि वो परसेंटेज वाइज कम दिखता है। ऐसे मान लीजिए दोस्तों, इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपने कोई एक जींस खरीदा जिसकी वैल्यू 1,000 रुपए है। अब उस 1,000 के प्रिंट प्राइस पर आपको मान लीजिए कि 5 रुपए का छूट दिया जा रहा है, तो परसेंटेज में अगर इस छूट को निकालेंगे आप तो कितना होगा? 5/1000 गुणे 100, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो 0.5% मात्र आएगा, 0.5%। वहीं पर मान लीजिए कि 100 रुपए की का कोई एक वस्तु आप खरीद रहे हैं जिस पर 5 रुपए की आपको छूट दी जा रही है, तो उसका परसेंटेज निकालेंगे, छूट का आपको कितना परसेंट मिल रहा है, तो 5/100 गुणे 100 करेंगे, यानी कि आपका प्रतिशत में छूट 5 रुपए का आ रहा है। तो दोनों जगह आप देखेंगे तो दोनों जगह 5 रुपए की ही छूट मिल रही है, लेकिन जिसका प्राइस ज्यादा है यानी जिसके पास पैसे ज्यादा है, परसेंटेज में उसका इंपैक्ट कम दिख रहा है, लेकिन जिसका प्राइस कम है या फिर जिसके पास पैसे कम है उसके पास परसेंटेज में इंपैक्ट ज्यादा दिख रहा है उसी 5 रुपए के छूट की वजह से। इसी प्रकार से यही काम होता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। क्योंकि लार्ज कैप का जो पूरा उनके पास फंड है वो इतना ज्यादा है कि उनके छोटे मोटे फायदे या फिर छोटे मोटे लॉस जो उनको कंपनी में हो रही है उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखने को मिलता है। वहीं अगर स्मॉल कैप में आप जाएंगे तो उनका जो फंड साइज है वो इतना छोटा होता है कि जब भी लॉस या फिर फायदा उनको हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट उनके शेयर्स में देखने को मिलता है और इस वजह से ये ज्यादा वोलेटाइल माने जाते हैं। अब देखिए, जो लार्ज कैप की कंपनी है चूंकि उस पर इंपैक्ट बहुत कम हो रहा है इसलिए उसे कम वोलेटाइल बोला जाता है या फिर कम रिस्की बोला जाता है, क्योंकि यहां पर रिस्क कम है, वोलेटाइल कम है और इस वजह से रिटर्न आपका कम होगा। ध्यान से सुनिए, इस वजह से आपके पैसे पर रिटर्न कम मिलेगा। वहीं मिड कैप की जब बात करेंगे तो उनका साइज जो है, फंड साइज, वो लार्ज से थोड़ा सा कम होता है लेकिन स्मॉल से ज्यादा होता है, तो इसमें रिस्क जो है वो मॉडरेट रिस्क होता है, मतलब लार्ज से ज्यादा रिस्क है और स्मॉल से कम रिस्क है। और रिटर्न की जब बात की जाती है तो लार्ज से ज्यादा रिटर्न आपको इसमें मिलेगा और स्मॉल से कम रिटर्न मिलेगा। रिटर्न ज्यादा और कम कैसे हो रहा है मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। 1,000 वाला और 100 रुपए की वस्तु वाला 5 रुपए की छूट, किस प्रकार से परसेंटेज में आपको रिटर्न, उसी प्रकार से आपको समझना है कि जब फंड साइज बड़ा हो जाता है तो उस पर रिटर्न ऑब्वियस सी बात है कम ही मिलेगा, और फंड साइज छोटा है तो अगर छोटा सा भी प्रॉफिट हो रहा है आपको तो उसका परसेंटेज में जो रिटर्न देखने को मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। इसी वजह से स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिटर्न है, लेकिन रिटर्न ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है रिस्क भी हो गया। रिस्क क्यों है? क्योंकि वोलेटाइल बहुत ज्यादा है। मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से ये शेयर्स या तो बहुत तेजी से परफॉर्म करते हैं या तो बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब तीनों लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को आप समझ चुके होंगे कि कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इनको डिवाइड किया जाता है और
रिस्क सबसे ज्यादा स्मॉल कैप में है, उससे कम मिड कैप में है और सबसे कम लार्ज कैप में है। ऐसा सबसे कम कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसमें रिस्क नहीं है, रिस्क उसमें भी है, लेकिन इन दोनों की तुलना में रिस्क कम होता है। क्यों होता है वो सब कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब जो भी रिस्क हमने अभी डिस्कस किया स्मॉल कैप में, मिड कैप में और लार्ज कैप में, उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे मिनिमाइज करेंगे? जाहिर सी बात है, आप अपने जो भी आपका फंड है, जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको अच्छे से डाइवर्सिफाई करके, अगर मैं थोड़ा सा रिस्क भी लूं और थोड़ा सा सेफ भी खेलना चाहूं, तो आपका पैसा कम वोलेटाइल होगा और साथ ही साथ आप अच्छा रिटर्न भी कमा पाएंगे। यानी कि हमें इस प्रकार से पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहिए जिसमें हम लार्ज कैप भी रखें, मिड कैप भी रखें, स्मॉल कैप भी रखें। अब कुछ लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्ट करने लगते हैं और वो अपना पूरा पैसा स्मॉल कैप में डालते हैं। नो डाउट स्मॉल कैप में आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन कोई नहीं जानता कि भविष्य में जाकर के हमारे साथ कैसी सिचुएशंस होगी। कहीं ऐसा ना हो कि हमें अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाए। और चूंकि ये सबसे ज्यादा वोलेटाइल होते हैं स्मॉल कैप, मान लीजिए कि उस समय मार्केट सेंटिमेंट्स गड़बड़ है या फिर मार्केट क्रैश किया हुआ है, तो जो क्रैश का इंपैक्ट होगा वो सबसे ज्यादा स्मॉल कैप पर देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा यही मार्केट गिरता है, उसके बाद उससे थोड़ा सा कम मिड कैप गिरता है और सबसे कम लार्ज कैप गिरता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो अगर मान लीजिए आपको पैसे मार्केट में अचानक से जरूरत पड़ गई, तो चूंकि आपका पोर्टफोलियो पूरा निगेटिव में होगा अगर आप केवल स्मॉल कैप में पैसे डाले हुए होंगे तो उस कंडीशन में अगर उसे रिडीम करते हैं या फिर पैसे निकालते हैं तो आपको बहुत हैवी लॉस देखने को मिलता है। लेकिन अगर वहीं पर आप अपने पोर्टफोलियो को सही से डाइवर्सिफाई किए हुए हैं, यानी आप अपना पैसा लार्ज कैप में भी डालते हैं, मिड कैप में भी डालते हैं और स्मॉल कैप में भी डालते हैं, तो ये जो रिस्क है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है। क्योंकि आप थोड़े से पैसों पर रिस्क तो ले रहे हैं कि हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा, थोड़े से पैसे आप उस चीज में डाल रहे हैं जिसमें आपका मॉडरेट रिस्क है, और ज्यादा पैसे अगर आप लार्ज कैप में डालेंगे तो आपका पैसा जो है, जो पोर्टफोलियो है, वो कहीं ना कहीं स्टेबल भी रहेगा। स्टेबल कहने का मतलब कि मार्केट क्रैश हुआ तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपके पोर्टफोलियो पर नहीं दिखेगा। क्योंकि कई बार क्या होते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो जैसे हम और आप छोटे इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो जब हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव में जाता है, जब हमें रेड में दिखने लगता है हमारा पोर्टफोलियो, तो हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और कई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो पैसे को रिडीम करने लगते हैं। तो वो लॉस भले ही आपको वर्चुअल फॉर्म में आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा है, लेकिन जब तक आप उसे बुक नहीं करेंगे, यानी पैसा अपना रिडीम नहीं करेंगे, तब तक वो एक्चुअल लॉस नहीं होता है। लेकिन हमारे सेंटिमेंट्स कंट्रोल में नहीं हो पाते हैं और मार्केट सिचुएशन में, या फिर ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि प्रॉपर नॉलेज के साथ नहीं आए हैं कि मार्केट इसी प्रकार से परफॉर्म करेगा। कई इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि मार्केट सीधे केवल ऊपर ही जाएगी। ऐसा नहीं है, मार्केट ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, और इसी प्रकार से ऊपर नीचे करते हुए लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो इस प्रकार से मार्केट चलेगी। तो लॉन्ग टर्म में नो डाउट आपको फायदा ही होगा, चाहे आप स्मॉल कैप में डालें, मिड कैप में डालें या फिर लार्ज कैप में डालें। लेकिन मान लीजिए कि आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और 7 साल आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए हो गए, 7वें साल अचानक से आपको पैसे की जरूरत पड़ गई और आप जो पूरा पैसा है वो स्मॉल कैप में डाले हुए हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मान लीजिए स्मॉल कैप उस समय परफॉर्म नहीं कर रहा होगा और आपका पैसा पोर्टफोलियो जो है वो निगेटिव में होगा, तो उस समय अगर आप निकालेंगे तो आपको हैवी लॉस देखने को मिलेगा। मतलब कि आप जितना इन्वेस्ट किए थे 7 साल हो गए और आपका पैसा अभी भी निगेटिव में। ये देखिए, कई बार ऐसा देखा गया 2-3 साल तक स्मॉल कैप परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। तो उस हिसाब से आपको आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई जरूर करना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप पूरा पैसा या तो मिड में डाल दीजिए, पूरा या तो स्मॉल में डाल दीजिए, या फिर पूरा या तो लार्ज में डाल दीजिए। आपको डाइवर्सिफाई इस प्रकार से करना है कि आप अपने पूरे फंड का, पूरे इन्वेस्टमेंट का जो मेजॉरिटी है वो आपको लार्ज कैप में डालना चाहिए। इससे आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिलती है, और उससे थोड़ा सा कम परसेंटेज आपको मिड कैप में डालना चाहिए और थोड़ा सा पैसा आप स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, जो कि आपको अच्छे रिटर्न बना करके देगा। एक आइडियल पोर्टफोलियो परसेंटेज की बात की जाए तो लार्ज कैप में आप अपने पूरे फंड का 50% रख सकते हैं। इसके बाद से 40% आप मिड कैप में रख सकते हैं और स्मॉल कैप में आप 10% रख सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और ज्यादा रिस्क लेकर के ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो आप स्मॉल कैप के परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप 40% कर सकते हैं लार्ज कैप में, 40% कर सकते हैं मिड कैप में और 20% स्मॉल कैप में कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहते हैं तो इसी प्रकार से स्मॉल कैप और मिड कैप का परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि पूरा पैसा आप स्मॉल कैप में डाल दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं वो घबरा जाते हैं जब पोर्टफोलियो नेगेटिव में जाता है। तो एक्चुअली में वो वर्चुअल होता है, लेकिन उन्हें लगता है कि हमें रियल में लॉस हो रहा है और वो पूरे पैसे को रिडीम कर लेते हैं, और जहां पर म्यूचुअल फंड से उन्हें पैसे बनाने चाहिए थे, उल्टा वो अपने पैसे को गवा देते हैं। और ऐसे रिपोर्ट्स भी पब्लिश हुई हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स 1 साल के अंदर ही म्यूचुअल फंड से अपने पैसे निकाल लेते हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स के बारे में आपको जानना होगा, और प्रॉपर नॉलेज लेने के बाद जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो यकीन मानिए यही म्यूचुअल फंड आपके लिए वरदान साबित होगा और यहां से आप लॉन्ग टर्म में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं।
दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरा एफर्ट कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।